टॉपिक है वर्नलाइजेशन। कभी सुना है वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण क्या होता है? यस मैम। बताओ क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग को ये स्प्रिंग। ठंडी के मौसम में हाँ फूल खिलते हैं। बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो सभी प्लांट्स में दो फेजेस होती हैं, अपन जानते हैं, वेजिटेटिव फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? रूट, स्टेम और लीव्स का निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? जब वेजिटेटिव फेज मैच्योर हो जाती है, प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो टेम्परेचर की और एक लाइट। टेम्परेचर में भी दो चीज़ें होती हैं, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। उसी तरह से लाइट में भी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। तो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज या फ्लावरिंग के लिए किसी प्लांट पे जो लाइट का इफेक्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट या प्रकाश की अवधि का इफेक्ट होता है, वो किस में आता है? एक टर्म होती है उसके लिए, फोटो पीरियडिज्म। सुना है? नहीं सुना? इसको हिंदी में बोलते हैं दीप्ति कालिका। तो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज या फ्लावरिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो लाइट के इफेक्ट या ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो इफेक्ट होता है जिससे प्लांट में फ्लावरिंग होती है, उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। और जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसको कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में मुख्यतः लो टेम्परेचर को देखा जाता है। आपने सभी प्लांट्स देखोगे, फ्लावरिंग देखी होगी। कुछ प्लांट्स होते हैं कि पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है, कुछ में गर्मी में फ्लावरिंग होती है, कुछ में बरसात में और कुछ में सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। तो इसमें मुख्यतः वर्नलाइजेशन में जो अपन प्लांट स्टडी करते हैं वो टेम्परेट एरियाज में या शीत एरियाज में। टेम्परेट एरियाज कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है। एक तो ट्रॉपिकल एरिया होता है, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के दोनों ओर जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया कहलाता है? ट्रॉपिकल एरिया, जिसमें कि हमारा कंट्री है। तो जो गर्म प्रदेश है, उसके बाद का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे वाला जो एरिया होता है, इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया होता है वो तो ट्रॉपिकल एरिया होता है। उसके आगे का जो होता है टेम्परेट एरिया होता है, जहाँ मुख्यतः यूरोपियन कंट्री है, जहाँ की ज़्यादातर समय ठंड होती है। तो प्लांट्स पे तो वर्नलाइजेशन मुख्यतः रिलेटेड है टेम्परेट के एरिया में उगने वाले प्लांट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टेम्परेट एरिया में उगने वाले प्लांट्स होते हैं वो मुख्यतः द्विवार्षिक या बाइनियल होते हैं। उनमें फर्स्ट ईयर में तो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें कि उसमें तना और पत्तियां आदि का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद शीत ऋतु आती है। शीत ऋतु में जब वो उनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है, उनको या कम टेम्परेचर मिल जाता है, उसके बाद उनमें सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग होती है। तो इसको कहते हैं बाइनियल प्लांट। तो वर्नलाइजेशन में क्या किया जाता है? शीतोपचार किया जाता है। वर्नलाइजेशन नेचुरल भी होता है, जब नेचुरल प्लांट लो टेम्परेचर ग्रहण करके और फ्लावरिंग करता है तो नेचुरल वर्नलाइजेशन होता है। आर्टिफिशियल क्या होता है? जब उसको लो टेम्परेचर दिया जाए और उसमें फ्लावरिंग की जाए। तो वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नलाइजेशन शीतोपचार है, जिसमें कि प्लांट को लो टेम्परेचर देने के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस विच प्रमोट्स फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट। यानी प्लांट्स को एक एवरेज शीतोपचार या कम टेम्परेचर देकर उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना वर्नलाइजेशन कहलाता है। ये जो टर्म थी सबसे पहले दी थी 1928 में, लाइसेंको नामक एक रशियन साइंटिस्ट। बाद में उन्होंने रशियन साइंटिस्ट लाइसेंको और उनके सभी साथियों ने एक पूरी थ्योरी डेवलप की कि वर्नलाइजेशन क्या होता है, प्लांट्स को क्यों शीत उपचार की ज़रूरत होती है, प्लांट्स में किस जगह पे कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो कि शीत उपचार को या लो टेम्परेचर को ग्रहण करता है। अच्छा, जैसे वर्नलाइजेशन में होता है तो वर्नलाइजेशन के साथ साथ एक और टर्म आती है डी वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को कम भी किया जा सकता है। कैसे? उसको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए चाहिए था, हाई टेम्परेचर देके वाटर सप्लाई कम करके या एनारोबिक कंडीशंस में। तो दो चीज़ें हो गई, वर्नलाइजेशन प्लांट में फ्लावरिंग
शीतोपचार द्वारा कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से। तो डीवर्नलाइजेशन वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को विपरीत करना, जिससे कि क्यों किया जाता है डीवर्नलाइजेशन? कुछ वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं जिसमें कि वेजिटेटिव पार्ट यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें डीवर्नलाइजेशन किया जा सकता है कि जिससे कि उनको ज़्यादातर टाइम में वो वेजिटेटिव रहे और कमर्शियली इंपॉर्टेंट अपने को उसका पार्ट प्राप्त हो सके। जैसे कि ये प्याज और ये सब है, ऐसा कोई प्लांटेशन वेजिटेटिव, तो उसको डीवर्नलाइज कर दिया जा सकता है जिससे कि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो और वो कमर्शियल यूज़ के लिए बना रहे। फिर वर्नलाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वर्नलाइजेशन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। प्लांट में वर्नलाइजेशन किस जगह पर होता है? तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का और एक सीड्स। सीड में कहाँ होता है? या तो सीड का जो एम्ब्रियो होता है उस जगह पे वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट या तो नेचुरल में होता है या फिर कृत्रिम से दिया जाए, तो सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसको वर्नलाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो शूट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, उसमें शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो वर्नलाइजेशन या कोल्ड ट्रीटमेंट ग्रहण करता है, उससे फिर पूरे प्लांट को वो ट्रांसफर होता है। कुछ थ्योरी में ये भी कहा गया है कि सिर्फ शूट एपिकल मेरिस्टम नहीं बल्कि प्लांट के सभी डिवाइडिंग सेल्स, प्लांट के सभी विभाजित होते हुए भाग वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट ग्रहण करने में सक्षम है। तो अभी तक अपने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वर्नलाइजेशन होता है, डीवर्नलाइजेशन क्या क्या होता है और कौन सा पार्ट है, साइट ऑफ वर्नलाइजेशन प्लांट में क्या क्या है। तो एक तो सीड में और एक वेजिटेटिव प्लांट है। सीड में हो गया एक्टिव एम्ब्रियो और शूट में हो गया शूट एपिकल मेरिस्टम, साथ ही साथ सभी डिवाइडिंग सेल्स। फिर रिक्वायरमेंट क्या है वर्नलाइजेशन की? सबसे पहले लो टेम्परेचर, क्योंकि तो इसकी डेफिनेशन से ही पता पड़ता है कि वर्नलाइजेशन मतलब प्लांट को लो टेम्परेचर दिया है। अब ये लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, तो जैसे जैसे 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट कम होने लगता है, और 17 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसी तरह 0 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे वर्नलाइजेशन का इफेक्ट कम होने लगेगा और -6 डिग्री पे पूरी तरह से इनएफेक्टिव हो जाता है। दूसरा एक्टिव एम्ब्रियो और शूट। अगर वर्नलाइजेशन तभी होगा जब सीड या तो सेमी जर्मिनेटेड हो या उसमें जर्मिनेशन आरंभ हो गया हो या उसमें एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो गया हो। फिर तीसरा एरोबिक कंडीशंस। कोई पूछना है कुछ? एरोबिक कंडीशंस वर्नलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। चौथा वाटर। वाटर तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक्टिव एम्ब्रियो या शूट आपने सीड जर्मिनेशन में पढ़ा था। सीड जर्मिनेट कब होता है? जब वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सेल डिवाइड होना शुरू होती है, उसके बाद एम्ब्रियो एक्टिव होता है। इसलिए वर्नलाइजेशन के लिए, क्योंकि सेमी जर्मिनेटेड सीड या डिवाइडिंग सेल चाहिए होती है, इसलिए वाटर की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट लो टेम्परेचर हो गया, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एक्टिव एम्ब्रियो और शूट हो गया, सीड सेमी जर्मिनेटेड होना चाहिए, उसका एम्ब्रियो जो होता है वो एक्टिव होना चाहिए। एरोबिक कंडीशंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ड्राई सीड्स में, डॉर्मेंट सीड्स में वर्नलाइजेशन का इफेक्ट नहीं होता। फिर एक आता है कि जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो होते हैं वर्नलाइजेशन की लो टेम्परेचर की जगह अगर प्लांट को जिब्रेलिन सप्लाई कर दिया जाए तो उसको लो टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। पर बाद में कुछ थ्योरीज में दिया गया, देखा गया कि सभी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि जिब्रेलिन्स का रिप्लेसमेंट वर्नलाइजेशन को हटा सके। उसके बाद कुछ थ्योरीज दी गई कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है।
मुख्य थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एलिनेशन थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी और एवांस नामक साइंटिस्ट ने दी थी एवांस थ्योरी। सबसे जो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट है, ये दी थी लाइसेंको ने 1934। देखो 1928 में इन्होंने बताया था कि बंडलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है, फिर 1934 में इन्होंने थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ बेसिक, जिससे पता पड़ता है कि प्लांट में डेवलपमेंट की अनेक फेजेस होती है, हर फेज की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, किसी को लो टेम्परेचर, किसी को हाई टेम्परेचर, और ये जो इफेक्ट होते हैं, ये जो अलग अलग फेजेस होती है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फिर उन्होंने बाद में दो मुख्य फेज बताई फ्लावरिंग की दृष्टि से, थर्मोफेज और फोटोफेज। फोटोफेज जो होती है वो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करती है। फोटोफेज जब भी के दौरान फ्लावरिंग तभी हो सकती है जबकि पहले एक थर्मोफेज कंप्लीट हो जाए। जो थर्मोफेज होती है उसमें कुछ स्टेजेस को लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट जो कि लाइसेंको ने 1934 में दी थी, उसके अनुसार प्लांट उत्तरोत्तर विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें कि हर एक को अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन की आवश्यकता होती है। इसलिए देखते हो एक प्लांट पहले ग्रो होता है, सीड जर्मिनेट होता है, फिर ग्रो होता है, फिर वो डेवलप होता है, फिर उसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हो गए, अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस की आवश्यकता होती है, और जो एक बार चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल माने गए इस थ्योरी के अनुसार। और इन्होंने दो मुख्य फ्लावरिंग की दृष्टि से दो फेज होती है, थर्मोफेज और फोटोफेज। फोटोफेज में फ्लावरिंग होती है और फोटोफेज में फ्लावरिंग तभी हो सकती है जबकि पहले थर्मोफेज कंप्लीट हो जाए, जिसको कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाद में इस थ्योरी का जब एनालिसिस किया गया, बाद में जब साइंटिस्ट ने इसको वर्नलाइजेशन को स्टडी किया, तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी स्टेज होती है वो एक तो रिवर्सिबल नहीं होती, क्योंकि वर्नलाइजेशन के साथ डीवर्नलाइजेशन भी आया कि हर वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को डीवर्नलाइज किया जा सकता है। उसके अलावा प्लांट में वर्नलाइजेशन को जिबरेलिन्स के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरा, वर्नलाइजेशन में कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर में भी फ्लावरिंग हो सकती है। इसलिए इस थ्योरी को सही नहीं माना गया कि थर्मोफेज में जब तक लो टेम्परेचर नहीं होगा तब तक फ्लावरिंग नहीं होगी, और हर स्टेज के जो इफेक्ट होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। तो थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट हुई, इसमें विकास की अनेक उत्तरोत्तर अनेक अवस्थाएं होती हैं, क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, दो फेज होती है, थर्मोफेज और फोटोफेज। फिर दूसरी दी गई थ्योरी एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब जो वर्नलाइजेशन क्या करता है, इस सेल्स की विकास की गति को तीव्र कर देता है, दूसरे शब्दों में वेजिटेटिव पीरियड को कम कर देता है। सभी जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, सभी सेल्स तेजी से विकास करने लगती है, उनका वेजिटेटिव पीरियड कम होता है और रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है, फ्लावरिंग होती है। तीसरा जो थ्योरी दी थी रोडने नामक साइंटिस्ट ने। फिर तीसरी थ्योरी थी प्रिवेंशन ऑफ इनहिबिशन। में वॉन डेफनर साइंटिस्ट ने थी। इन्होंने कहा वर्नलाइजेशन से प्लांट में इनहिबिटर का निर्माण रुक जाता है और फ्लावरिंग हो जाती है। फिर जो एक थ्योरी दी परवेज संगरगरे ने, हार्मोनल थ्योरी। इसमें उन्होंने ये बताया कि फ्लावरिंग के लिए में प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन बनता है। फ्लावरिंग से पहले एक जो वर्नलाइजेशन होता है वो हार्मोन का पूर्वगामी या प्रिकर्सर बनाता है, जो कि बाद में शूट एपिकल मेरिस्टेम, मैंने बताया वर्नलाइजेशन का इफेक्ट कहाँ होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। तो प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन का पूर्वगामी बनता है, जो कि बाद में शूट एपिकल मेरिस्टेम पे ट्रांसफर हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। उन्होंने इस बात को ऐसे भी प्रूव किया कि अगर एक प्लांट को, और ये जो प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन होता है केमिकल के रूप में होता है, प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है। इसकी उन्होंने इस तरह से पुष्टि की कि अगर एक प्लांट को जिसको कि फेवरेबल वर्नलाइज्ड कंडीशन में रखा गया दूसरे प्लांट में रखा जाए, अनवर्नलाइज्ड प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट किया जाए, तो उसमें भी फ्लावरिंग हो सकती है। जैसे
प्लांट को ग्राफ्ट किया जाए तो हार्मोन यहाँ से होता हुआ इस नॉन वर्नलाइज प्लांट में चला जाता है और उसमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये हार्मोनल थ्योरी दी गई कि ये हार्मोन के रूप में जो उद्दीपन होता है वर्नलाइजेशन का फ्लावरिंग के लिए, वो एक हार्मोन के रूप में बनता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। सबसे पहले एक हार्मोन का पूर्वगामी बनता है वर्नलाइजेशन से, जो कि स्टेम एपिकल मेरिस्टम पे चला जाता है और जैसे ही फेवरेबल टाइम आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो उस प्लांट में वो उस हार्मोन में बदल जाता है फ्लावरिंग के लिए आवश्यक और उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। फिर लास्ट थ्योरी थी इवांस थ्योरी। इवांस के अनुसार जो प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग के टाइम में दो कंडीशन होती है, एक तो एपिकल मेरिस्टम एक्टिवेट होता है, दूसरा जिब्रेलिन का निर्माण होता है। उन्होंने कहा अगर प्लांट को जिब्रेलिन सप्लाई कर दिया जाए तो प्लांट में अपने आप फ्लावरिंग हो सकती है, क्योंकि प्लांट में जो एपिकल मेरिस्टम होती है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भी एक्टिवेट हो सकती है। तो एवांस थ्योरी के अनुसार दो चीज़ें होती है वर्नलाइजेशन से फ्लावरिंग के टाइम में, एक तो उसका एपिकल मेरिस्टम एक्टिवेट होता है, दूसरा उसमें जिब्रेलिन्स का निर्माण होता है। तो अगर जिब्रेलिन्स को की एक्सोजेनस सप्लाई की जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग हो सकती है। तो ये सब थ्योरीज हुई कौन कौन सी? और एडवांस थ्योरी। फिर किसी भी इसके यूजेस क्या होते हैं? वर्नलाइजेशन के द्वारा, आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन के द्वारा प्लांट के वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट करके इसमें फ्लावरिंग की जा सकती है। जब फ्लावरिंग तीनों तरह के प्लांट में होती है, एनुअल में भी, बाइनियल में भी और पेरेनियल में। पेरेनियल प्लांट्स को हर साल शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। कुछ ट्रीज में भी देखते हैं जिसमें कि सिर्फ सर्दियों में फूल आते हैं, तो सर्दियों के द्वारा उनको कोल्ड लो टेम्परेचर मिलता है, उसके बाद उनमें फ्लावरिंग होती है। हर साल इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इसमें वेजिटेटिव पीरियड शॉर्ट करके और शीत ऋतु में उगने वाले टेम्परेट एरिया में भी काम किया जा सकता है। तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, कुछ तो इसमें इनको प्लांट में ग्रोथ बढ़ाने के काम में लिया जाता है, कुछ इसमें ट्रिटिकेल नामक प्लांट होता है, इसमें कर्नल रिंकल्स दूर करने के काम में लिया जाता है। कभी इसको डिजीज़ कम करने के लिए भी इंडियन कंडीशंस में काम में लिया। इसके अलावा टेम्परेट एरियाज में कुछ लेट समर वेराइटीज़ होती हैं, उनका भी वेजिटेटिव पीरियड शॉर्ट करने में काम। तो मुख्य काम इसका क्या होता है? शीत ऋतु में उगने वाले प्लांट में फ्लावरिंग, यानी हुआ वर्नलाइजेशन। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन किस पे? फ्लावरिंग।